ओके, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अ, क्या मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ? आप मुझे बता सकते हैं? सामान टेबल पे ही है। बताओ, अभी सब ठीक है? सब ठीक-ठीक आ रहा है? चलो, शुरू करें। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी में लगी जितनी भी आपकी कविताएँ हैं, उसमें उन सभी कविताओं का आज बड़ी मैराथन टाइप वाली जो क्लास है हमारी, उसमें हम कविताओं का एक विहंगावलोकन कर रहे हैं। ठीक है? यूनिट 8 पार्ट 1। क्योंकि काफ़ी सारी रचनाएँ लगी हैं और हम एक बार में इसको नहीं पढ़ सकते पूरी-पूरी रचनाओं को। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम आधुनिक में जितनी भी लगी हैं सभी रचनाओं को पढ़ लेंगे। ठीक है? चलो शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो है सेकंड चलिए पहले ये जो रचना आपके सिलेबस में है यूनिट 8 में के आधुनिक काव्य में वो है मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। साकेत का नवम सर्ग है आपके सिलेबस में। ठीक? तो हम पढ़ेंगे साकेत जिसकी रचना 1931 में है। इसका नवम सर्ग आपके सिलेबस में है। यह खड़ी बोली का एक महाकाव्य है। साकेत की रचना गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से प्रेरित होकर के की थी। ठीक है? और हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये जो लेख लिखा था वो किससे प्रेरित होकर के लिखा था? रविंद्रनाथ जी से। ठीक है? रविन्द्रनाथ जी का कौन-सा लेख था? स्त्रियोर उपेक्षिता नाम से उन्होंने एक बंगाली में लेख बंगला भाषा में लेख निकाला था। उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख लिखा और फिर उस समय के जो कवि थे, द्विवेदी युग के जो कवियों ने जितने भी अ, अब तक के महाकाव्यों में जो पात्र उपेक्षिता रहे हैं, उनको ही केंद्र में ला करके लिखा गया, जिसमें साकेत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक? साकेत इसमें कुल 12 सर्ग हैं। इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त है। देखो पहले 2-3 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। यह जो का पुरस्कार जो है जो पहले बहुत मिले बाद में धीरे-धीरे मिलना बंद हो गए। साकेत का नवम सर्ग आप सिलेबस में है लेकिन साकेत का एक और सर्ग 8वां सर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि शायद आपके सिलेबस में है, मिली-जुली पूछ सकता है। उसका 8वां सर्ग जो है वो है कैकेयी का उत्ताप, कैकेयी के प्रलाप से संबंधित है। इसमें कैकेयी को शायद पछतावा होता है और किस प्रकार से वह अपने उसका वर्णन करती है। और नवम सर्ग जो आपके सिलेबस में है वो है उर्मिला के विलाप से संबंधित, जिसमें उर्मिला राजभवन में रह गई है। सार क्या है इसका? राम और सीता लक्ष्मण सहित वो लोग चित्रकूट को प्रस्थान कर गए हैं। रामायण का प्रसंग हम लोग सब सब जानते हैं। सीता जी अपने पति श्री राम के साथ वन में सानंद हैं, परंतु सीता तो अपने पति के साथ चले गए हैं, लेकिन उर्मिला जो है वो राजभवन में भी रहकर पति के वियोग में उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है राजभवन में भी रह रही है और अपने पति प्रियतम के वियोग में है साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रही है अपनी सास की सेवा करना पाठ का जो है वह रनिवास का राजभवन का जो भी देखभाल कर सकते हैं वो भी करना कर रही है, परंतु प्रीतम से दूर होने की स्थिति बड़ी कष्टकारी है। नवम सर्ग में इसी को गुप्त जी ने बड़ी मार्मिकता से व्यक्त किया है। ठीक है? दिखाते हैं कभी वो पशु-पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, अपने सखी सहेलियों जो साथ कार्य करने वाली हैं, उनके साथ कभी-कभी अपने कष्टों को व्यक्त करती हैं। अपने कष्टों को वो प्रकृति से भी जोड़ करके देखती हैं। और लेकिन ये है कि वो हमेशा उनके भीतर एक आशा की किरण भी दिखाई देगी। ठीक है? कभी-कभी वो लक्ष्मण को याद करती हैं। कई सारी इसकी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण भी हैं, जो कि जब आपको डिटेल मैंने पढ़ाया है, क्लास लिया है, उसमें मैंने बताया भी है। ठीक है? ये तो हम क्लास एक विहंगावलोकन कर रहे हैं, शॉर्ट क्लास है। इसमें इतनी कोशिश की जा सकती है, एक क्लास में सभी पढ़ाने की उतनी पूरी कोशिश की जा रही है कि हम इसमें आप लोगों को बता दें। ठीक है? चलो, अगले पे आते हैं। अगला है आपका जयशंकर प्रसाद की कामायनी है आपके सिलेबस में। ठीक? कामायनी
कमानी की रचना 1935 में हुई। कमानी की कथा मूलतः कल्पना एवं फैंटेसी की कथा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाव्य है ये। ठीक है? हाँ, सॉरी। कमानी की कथा मूलतः एक कल्पना एवं फैंटेसी है, क्योंकि जब आप कथा पढ़ते हो तो समझ में आता है कथा जो है वह किस तरीके से कल्पना की दुनिया में कथा बनती है और उसमें तरह तरह बिंब के बिंब क्रिएट करते हैं, जिस वजह से अ, इसको मुक्तिबोध ने भी फैंटेसी की संज्ञा ही दी है। कमानी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, सभी सर्गों का नाम क्या है, मानसिक वृत्तियों पर रखा गया है, भावों पे रखा गया है। कौन कौन सर्ग है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हैं और ये सभी क्रम से हैं। ठीक है, इसको एकदम क्रम से ही इन 15 को याद कर लें। क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछता है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 9वें नंबर पे कौन सा है या फिर इसके पहले कौन सा आएगा, तो इससे सामान्यतः आपके सिलेबस में भले 3 ही है इसमें से, लेकिन बाकी प्रश्न में पूछना समानता बहुत जो है पूछा जा सकता है। ठीक, आगे आते हैं। अ, प्रेम पथिक, प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक। ठीक है, खड़ी बोली की रचना इन्होंने की थी। प्रेम पथिक को कामायनी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहते हैं। कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। अभी हम बात कर रहे थे ना इन सब सम्मानों को। इसमें ये दर्शन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन, शैव दर्शन, जो कि प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है वो शैव दर्शन से ही संबंधित है। समरसतावाद, नियतिवाद जैसे दर्शन देखने को भी मिलते हैं। कामायनी की प्रतीक व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी भी है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। कामायनी की प्रतीक व्यवस्था जिसमें मनु है पात्र, ये सभी इतने ही समझ लीजिए इस तरह के पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन, पहले मुख्य पात्र जो नायक रूप में आता है मनु, जो कि मन का प्रतीक है। श्रद्धा नायिका के रूप में आती है, जो कि हृदय का प्रतीक है। एक अन्य पात्र है जो आती है, मुख्य पात्र जो ये भी है, इड़ा, जो कि बुद्धि का प्रतीक है। आकुली की रात, जब हम देखते हैं कि मनु और श्रद्धा जब साथ में रह रहे हैं, रहने लगते हैं, तो उस समय एक असुर जो है वो आता है, कहीं न कहीं उनकी चलते हुए जीवन को दूसरे मोड़ पे ले जाने के लिए, या फिर अ, आकुली किरात नाम से आता है, जो कि कौन है, आश्रय प्रवृत्तियों का प्रतीक है। वही श्वेत वृषभ है जो धर्म का प्रतीक है। कुमार जो कि श्रद्धा और मनु का बच्चा बेटा होता है, वो क्या है, आपका मानव का प्रतीक है। ठीक है, मानव है। प्रमुख स्थान जिसका जिक्र किया गया है इस जगह पे, पहले तो हिमालय, हिमालय के ही उत्तुंग शिखर पर सब जो है वो पहले से बैठे हुए आपको मिलते हैं। कौन, जब हमारा प्रथम परिचय होता है मनु से। फिर है गांधार प्रदेश, गांधार प्रदेश से जो कौन है वो घूमते घूमते आई है। फिर है सारस्वत प्रदेश, ये इड़ा का नगर है। ये है आपका गांधार प्रदेश से श्रद्धा आई है, सारस्वत प्रदेश इड़ा का नगर है। और कैलाश क्षेत्र का वर्णन पूरा इसमें किया गया है। ठीक है, श्रद्धा जो कि काम की पुत्री है, काम गोत्रजा कहा गया है, इसीलिए श्रद्धा ही कौन है, कामायनी भी है। ठीक, आते हैं आपके जो सिलेबस में 3 सर्ग दिए हुए हैं इस पे, आशा, श्रद्धा और लज्जा। ठीक है, 3 सर्ग हैं, तीनों सर्गों का एक संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त जो है वो कंटेंट क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि अगर कुछ पद पूछता है तो चीजें थोड़ा थोड़ा आप को रिलेट कर सकते हो कि इसकी बात क्या है। हालांकि डिटेल क्लास में पूरा ठीक से बताया गया है। आशा, आशा क्या है? सबसे पहले क्या है? चिंता। सर्ग हमने भी देखा कि चिंता सर्ग सबसे पहले इसमें दिखाई पड़ता है। चिंता के बाद दूसरा चिंता में क्या है? मनु जो है वो चिंता में बैठे हुए हैं, इसमें दिखाई देगा वो। अब उसके बाद चिंता के बाद क्या है? आशा की उत्पत्ति होती है। कब? जब श्रद्धा आती है। चिंता के चिंतन से आशा सर्ग की शुरुआत होती है। प्रलय की रात्रि समाप्त हो जाती है, मनुरात्रि भर चिंतन करते हैं और अब सवेरे का आत्ममंथन है, क्योंकि रात भर चिंतन हो गया, अब सवेरा आ गया है। सवेरा आ गया है तो एक नया एक आत्म मंथन हो रहा है, नई आशा संचार कर रही है। इसमें प्रकृति का विनाशक रूप जो है वो अब शांत हो चुका है। मनु कर्मरत है और अब वह अपने एक गुफा में रहने लगे हैं, लेकिन भीतर एक एकाकीपन अभी भी उनके भीतर चल रहा है। ठीक है, जो रात है वो बीत गई है, जब सवेरा आता है तो इंसान को कहीं ना कहीं एक नई जो है किरण दिखाई पड़ती है, वही ना कहीं जो है मनु के भीतर भी दिखाई पड़ रही है। मनु जो है अब वो उससे निकल करके और एक जो है नई शुरुआत
करने के लिए दिखाए तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी भीतर उनके अंदर वो ऊर्जा जो है वो पूरी तरीके से संचरित नहीं है। वो कब होगी? अब होगी जब श्रद्धा का आगमन होगा। चिंता, आशा, उसके बाद तीसरा जो सर्ग है ना हमारे सिलेबस में नहीं, कमानी का तीसरा सर्ग जो है वो है श्रद्धा। श्रद्धा आती है। श्रद्धा मनु के एकाकीपन को तोड़ते हुए, मनु यहाँ के हो जाएगा बस, एकाकीपन को तोड़ते हुए श्रद्धा का आगमन होता है। एक सुंदर स्त्री श्रद्धा का प्रवेश, जिससे मनु का संवाद होता है। वो आती है, पहले मनु को देखती है अचानक से, क्योंकि वो भी दूर जगह से आ रही है और उसको कोई दिख तो रहा नहीं है। अचानक से एक जो है अच्छा खासा दिखने वाला युवक दिखाई पड़ता है उसे। उसे मनु का संवाद होता है और यही पता चलता है कि श्रद्धा जो है वह कामगोत्र जो है, मतलब वो अपना परिचय देते वक्त उसे बताती है। साथ ही श्रद्धा बताती है कि वह दूर देश से, मतलब गांधार प्रदेश से आई है और प्रकृति का सौंदर्य देखती हुई आई है और मनु की गुफा तक पहुंच गई है। प्रारंभ में मनु बहुत निराश दिखाई देते हैं। यहाँ श्रद्धा जो है दिखाई देते हैं और थोड़ा बात वार्तालाप होता है। श्रद्धा, मनु जो है वो श्रद्धा को देखेंगे भी, उसकी जो है श्रद्धा खूबसूरत है, सुंदर है और श्रद्धा की तरफ आकर्षित भी होंगे, लेकिन अपने जो है वह अपने जो पूर्व जीवन जो कि है, मनु क्या है, मनु देवताओं के साथ रहते थे। एक बात इसमें और पता चलती है, मनु जो है जो कि देवताओं के साथ रहते थे, लेकिन किस तरीके से जो है देव जो संस्कृति है वो थोड़ी-सी विभत्स होती जा रही थी और उसका ह्रास हो रहा था, उसके ही परिणाम स्वरूप क्या है, ये प्रलय आता है और सब जो है छत-विछत हो जाता है। तो श्रद्धा जो है कहाँ किन्हीं पर भी मनु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, मनु के भीतर भी श्रद्धा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। श्रद्धा जो कि दूर जगह से आई है और वह जो कि देखो नारी है और नारी हमेशा नए सृजन को बल देती है। श्रद्धा के भीतर भी एक वही है, एक भाव है। वह समस्त मानव सभ्यता जो खत्म हो चुकी है या प्रलय में जो खत्म हो रही है, वह उसी मानव सभ्यता का फिर से विकास करना चाहती है। ये उनकी बातों समझ में आता है और इसलिए इसमें वह मनु का सहयोग चाहती है और स्वयं आगे बढ़ के निवेदन करती है। इसमें एक तरफ श्रद्धा का जो मनु के प्रति या फिर कह सकते हैं मानव सभ्यता के प्रति भी एक पूर्ण समर्पण भी दिखाई पड़ता है। ये आपकी श्रद्धा की कहानी है। ये मैं बहुत समरी रूप में बता रही हूँ। इससे ज्यादा समरी और इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको इन सर्गों को कोई बता नहीं सकता है कहानी के माध्यम से। ठीक है? कि बस आप कल एग्ज़ाम है, तुम आज भी अगर देख करके चले जाओगे मेरा पूरा यूनिट 8, तो तुमको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इतना बस ये है रिवीज़न टाइप का। फिर उसके बाद लज्जा सर्ग है। लज्जा सर्ग जो है में लज्जा जो है वो स्त्री के रूप में दिखाई पड़ी है। देखो भावों का मानवीकरण हुआ है। मानसिक वृत्तियों का मानवीकरण भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। लज्जा जो सर्ग में है, नारी का समर्पण दिखाई पड़ता है। काम की भांति लज्जा का भी एक व्यक्तित्व है। श्रद्धा का मनु के प्रति पूर्ण समर्पण देखते ही लज्जा तुरंत स्थिर रूप में सामने आती है। श्रद्धा को मान मर्यादा का पाठ पढ़ा बताती है कि प्रेम की कुछ सीमाएं हैं। इससे पहले श्रद्धा उन सीमाओं को लांघे, उसकी पूर्व अपना आत्ममंथन करे। ठीक है, उन सीमाओं को मतलब वो श्रद्धा जो है ना मनु के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए तैयार है। तो एक स्त्री के भीतर एक सीमा होनी चाहिए। एक तो वह सीमा रूपी कौन है? वह लज्जा रूपी सीमा ही जो आती है बताती है पहले उसका मंथन करो। जो तुम कर रहे हो उसका विचार करो कि वो सही है कि गलत है, उसके बाद कुछ आगे कदम बढ़ाओ। लज्जा वृत्ति का वर्णन उससे उत्पन्न होते ही हृदय की उथल-पुथल, बाह्य एवं अभ्यंतर क्रियाएं आदि जिस प्रकार प्रसाद जी ने चित्रित की है, उन्हें मनोविज्ञान की दृष्टि से अभूतपूर्व कह सकते हैं। लज्जा नारी का आभूषण है, शालीनता की द्योतक है और साथ ही मर्यादित रखने वाली शक्ति भी है। यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। ठीक है। कमायनी पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा हुई है और कमायनी को कई सारी जो है मानों से भूषित भी किया गया है, जो कि हमने जब लॉन्ग क्वेश्चन किया है, जब अपनी डिटेल क्लास की है, उसमें हमने इस पर बात भी की है। डिटेल क्लास में मैंने सब समझाया है, इसमें आपको ये भी समझाया है कि ये द्विविज्ञ दर्शन क्या है, शैव दर्शन क्या है, समरसतावाद क्या है, नीतिवाद क्या है, हर को चीज़ को मैंने अलग-अलग ठीक तरीके से उसमें समझाया है। ठीक है? तो डिटेल क्लास के लिए तो आपको क्लास में ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 4-5 कविताएं आपके सिलेबस में हैं। पहली कविता महत्वपूर्ण कविता राम की शक्ति पूजा 1936 में ये जो है आती है। अनामिका, अनामिका का द्वितीय संस्करण, अनामिका 2 है, ठीक है। तो प्रथम संस्करण में नहीं है राम की शक्ति पूजा, द्वितीय संस्करण में मिलती है। राम की शक्ति पूजा के बारे में कहा जाता है कि बंगला के कृतिवास रामायण पर यह आधारित है, ठीक है।
इस कथा का उल्लेख कौन-सी कथा? जो शाम की शक्ति पूजा है, जो शक्ति की पूजा कर रहे हैं, शक्ति का अवतरण हो रहा है, ये आपको वाल्मीकि रामायण में इस तरीके से नहीं मिलेगा, जितना आपको कृत्तिवास रामायण या ये पूछा जा सकता है देवी भागवत पुराण में भी इस घटना का उल्लेख पूरा मिलता है। ठीक? आते हैं राम की शक्ति पूजा में किन-किन पात्रों के बारे में बताया गया है। अ, रामायण से संबंधित है राम, सीता, हनुमान, जामवंत, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण, रावण आदि आपको इस कथा में मतलब राम की शक्ति पूजा में दिखाई पड़ते हैं। एक और बात जो समझ में आती है कि राम की शक्ति पूजा जो कथा है, जो कब काव्य है, उसमें निराला का अपना द्वंद्व भी दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? निराला का अपना द्वंद्व किस-किस रचना में दिखाई पड़ता है? तो आपकी राम की शक्ति पूजा में भी दिखाई पड़ता है। सरोज स्मृति में तो उनके भीतर की हुआ है ही। आते हैं सारे पे राम रावण का युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, ठीक है? युद्ध भूमि में राम का रण कौशल क्षीण हो रहा है, वो जो भी वार चलाते हैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच रहा है। तब राम युद्ध भूमि में देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आज क्या कारण है कि भाई मेरा जो बाण है वो कार्य नहीं कर रहा है। रावण जो है वो जीत रहा है, तो क्या देखते हैं कि भाई एक आज तो जैसे लग रहा है साक्षात दुर्गा मतलब जो शक्ति है वो रावण के रथ पर सवार हो गई है। मतलब रावण ने जो है वो शक्ति की आराधना करी है और कहीं न कहीं वो उनकी तरफ हो गया है। राम किसी भी तरह युद्ध की आचार संहिता उस शाम तक उसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि युद्ध की एक आचार संहिता होती थी कि युद्ध जो है वो शाम को खत्म हो जाते थे, बंद हो जाते थे। शाम को कोई युद्ध नहीं होता था, शाम को सभी जो दोनों दल के लोग विश्राम करते थे, जो भी लोग मर-वर गए हैं उनका जो है संस्कार वगैरह करते थे। शाम को कोई युद्ध नहीं होता था, उसी का प्रतीक्षा करते हैं और युद्ध से जब लौट कर राम उस दिन आते हैं अपने सेना नायकों के साथ सिलापट्टे पर बैठे हैं, उनकी आँखों से एक आँसू गिरता है। शांति से बैठे हैं, उनको उनको जो है सीता की स्मृति भी बीच-बीच में हो रही है। आँसू गिरता है, वहीं पे सारे लोग सभी लोग बैठे हैं, जिसमें हनुमान भी हैं। हनुमान जो है वो उनके चरणों के पास ही हैं, कथानक का जो वर्णन है और वो आँसू गिरते हुए देखते हैं। इतने पर जामवंत जो कि इनके सबसे अनुभवी जो माने जाते हैं, काफ़ी उम्र थी जामवंत की, पूछते हैं कि आज क्या बात हो गया कि आपके नेत्र से आँसू गिर रहे हैं? इस पे राम ने बोला कि युद्ध का जो देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं युद्ध जीत नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो पूरी मैं सत्य की रक्षा के लिए हूँ, लेकिन क्या करूँ शक्ति जो है वो तो अन्याय की तरफ है। जिधर अन्याय शक्ति उधर है, बोलते हैं। फिर बोलते हैं यही मेरे आत्मीय मेरे कष्टों का कारण है। अन्यायी शक्तियाँ काफ़ी संगठित हैं। सो उन्होंने रावण ने शक्तियों को अपनी तरफ काफ़ी मिला करके संगठित कर लिया है। अब जिससे जो है राम जो है जो नैतिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं उनको वह नहीं मिल पा रहा है या वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। और उनका जो है राम की व्यथा जो है मानव मन की पहचानी हुई व्यथा है। रावण अधर्मरत भी है। अपना मैं हुआ ऊपर रावण को जो है वो बोलते हैं वो तो अधर्म से है। इस विभीषण वगैरह सब वहाँ खड़े हैं, कोई समझ नहीं पाता लेकिन जामवंत जो है भाई वह सबसे अनुभवी विद्वान भी है। वह राम से कहते हैं कि क्या ही हुआ? रावण ने शक्ति की उपासना करी उसे अपनी तरफ कर दिया, आराधना करी है बताओ। तो तुम क्या करो? आराधन का दृढ़ आधार आराधन से दो उत्तर और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। शक्ति की मौलिक कल्पना अपनी तरफ से करो। अगर उसने आराधना करके उस शक्ति को अपनी तरफ किया है, तो तुम दृढ़ आराधना करो क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है, श्री राम आपका जो लक्ष्य है, वो तो सही तात्पर्य के लिए है। कहते हैं नहीं रावण तो इसी से जुड़ा है। इसी के प्रत्युत्तर में तुम आराधन करो और शक्ति को अपनी तरफ करो। इसी की बात पे वो जोड़ देते हैं। रामायण और महाभारत की युद्ध की जो भयंकर दृष्टिपात है, इस पे पता चलता है कि भाई व्यूह की रचना उसमें भी होती है। वह भी अच्छे और बुरे के बीच में है, ये भी अच्छे बुरे के बीच में है। और दोनों तरफ जो है शक्ति की ही और अच्छाई बुराई की ही बात की गई है। राम जो है वो शक्ति की उपासना करते हैं, उपासना करने के लिए वो क्या है उनको चाहिए भाई पूजा-वूजा करने के लिए वह 108 कमल जो रखे रहते हैं और शक्ति की परीक्षा इसी पर आपको शक्तियों की परीक्षा के लिए मतलब राम को शक्ति उनकी परीक्षा करने के लिए या फिर क्या करती है गायब कर जाती है। क्या गायब कर जाती है परीक्षा के लिए? कमल एक जो है 108 कमल में से एक गायब कर जाती है जिस पर राम घबराते नहीं है। वह राम की परीक्षा ले रही शक्ति। कहते हैं कि उन्हें याद आता है कि माता कहती सदा मुझे राजीव नयन। तो राजीव नयन मतलब कमल रूपी नयन है उनके। तो कहते हैं कि मैं इन्हीं को निकाल करके शक्ति को भेंट कर दूंगा। और जैसे ही करने वाले रहते हैं उसी समय शक्ति आ जाती है और
वह प्रसन्न होती है उनसे और वह श्री राम के भीतर समा जाती है कहती हुई कि होगी जय पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के वंदन में हो। ठीक है। अगला इनका जो कविता है वह है जागो फिर एक बार, भाग 2 जिसका है जागो फिर एक बार 2 कविता है। ठीक है, भाग 2 है 1930 में आता है, परिमल में संकलित है। क्या है इसमें? पराधीन जनता को इसका गौरवशाली इतिहास याद दिलाकर जगाने का आह्वान किया गया है। ठीक भाई, क्यों? क्योंकि जनता जो थी ना वो अपने आसपास की परिस्थितियों को अपना भाग्य मान करके स्वीकार कर चुकी थी। आजादी के लिए ना लड़ रही थी, ना उसके भीतर कोई उत्साह दिख रहा था। ठीक, तो वही उसी जनता को जगाने का यह कार्य कर रहे हैं। कहते हैं यह जागरण गीत है। भारतीय शौर्य एवं वीर गाथाओं का गान करते हुए वर्तमान के सोए एवं निराशा भरे मन निराशा जो मनुष्य को अपनी या निराश मनुष्य को अपनी यथा स्थिति के प्रतिरोध में खड़ा करने की कविता है। सिंधु को नदी के वासी 1.25 लाख पर भारी रहे। भारतीयों के शेरों जैसे मांद में आज यार घुसाया है, यह शब्द का वह प्रयोग करते हैं। कहते हैं हम जो हैं वो सिंधु के वासी हैं। उ, उस भारतीयों को अपने ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व दिखा करके वह अपने उनको गर्व दिलाते हैं कि भाई तुम तो इतने वीर हो, तुम्हारे संग आज ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं हम भारतीय मृत्यु का वरण करने वाले हैं, शेर के गोद में खेलकर पड़े हुए हैं। भेड़ बकरी से उसका कोई बच्चा छीन लगता है, मानो भेड़ बकरी कमजोर है, उससे उसका बच्चा कोई छीन भी सकता है, लेकिन शेरनी से उसका बच्चा कैसे छीन सकता है और वो शांत कैसे रह सकती है। तुम्हारे भीतर वही शेरनी वाला जज्बा है, तुम अपने आप को गुलाम देख करके शांत कैसे रह सकते हो। भारतीय पौराणिक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से हमें समृद्ध रहे, इसलिए तुम दीनता को इस जो अपने भाग्य को मान लिए उसको त्याग करके जा करके फिर से वीरता का वर्ण करो और जागो उठो। ये इनकी महत्वपूर्ण कविता। अगली कविता है भारतीय जय विजय करे 1936 में आती है, गीतिका में संकलित है। देश प्रेम की कविता है। इसमें भारत के भौगोलिक सुदूर सुंदर परिवेश का वर्णन है। भारत सोने जैसा सफेद, जिसके चरणों में लंका एवं सागर चरण जिसका स्पर्श कर रहे हैं, जिसके अंचल जो है वो सुंदर सुंदर फूलों लताओं से भरा हुआ है। गंगा के निर्मल जल जिसके सुंदर हार हैं। देखो जब भारत के ऐसे जो है ना, तो इस पे मत जाना कि मैं बड़ा गंद खराब बनाती हूँ, बहुत उससे बना रही। तो जो गंगा का जो प्रवाह आप देखोगे ऐसे आया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हार पहनी हुई है। हार है जिसके शीश पर हिमालय रूपी मुकुट है। ऐसे सुंदर देश का गुणगान सभी दिशाओं में फैल रहा है। भारत माता की स्तुति की गई है। अब आते हैं वरदे वीणा वादिनी। 1936 में आता है। यह कविता भी गीतिका इनके काव्य संकलन में संकलित है, जिसमें माता सरस्वती की उपासना की गई है। भाई भाई बहुत प्रसिद्ध है ये। नवशक्ति नवताल छंद नव इम्पोर्टेंट भी है। माता सरस्वती से नई ऊर्जा एवं शक्ति का संचार की प्रार्थना है। इस कविता में निराला भारत एवं भारतीयों के लिए माता सरस्वती से स्वतंत्रता के लिए नई शक्ति नई प्रेरणा अ, करने की ऊर्जा का संचार किया है। वह आराधना कर रहे हैं जिससे सभी मनुष्य के भीतर एक शंका दूर हो और देशवासियों के भीतर अंधकार नष्ट कर नए नए भारत के सृजन हेतु नई ऊर्जा मिले। वह न केवल मनुष्य बल्कि वह प्रकृति के सभी अंग को नई ऊर्जा से संचित करना देना चाहते हैं। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी भी कुछ कविताएं हैं। देखो अब जो लेखकों की कविता है ना छोटी छोटी है, ये बहुत तुम्हें पंक्तियां हो सकता है पूछने। और बात ये है, अच्छी बात ये है कि ज्यादातर जो है वो प्रसिद्ध कविताएं हैं, तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। वीणा में संकलित है इनकी रचना प्रथम रश्मि 1919 में आती है। इस कविता में पंत जी ने सुबह की पहले पड़ने वाली पहली किरण के साथ प्रकृति के सुंदर मनोरम दृश्य का चित्रण किया है। कहते हैं सोते हुए संसार को सुबह की सकारात्मक ऊर्जा से जगाने का प्रयास है यह। सूर्योदय के स्वागत में अग्नि जो पक्षी ने गाना शुरू कर दिया है। चिड़िया समाद रूप में जो है वो पूरा एक चिड़िया से जो है जैसे शुरू-शुरू में जो है ना एक ऐसा लगेगा कि वो चिड़िया से संवाद कर रहे हैं और इस संवाद में ही पूरी कविता जो है वर्णन करते हैं। ऐसे में वो चिड़िया को कुछ उपमानों से विभूषित करते हैं। कौन-कौन? तरंगिणी, विहंगिनी, तरुवासिनी, अंतर्यामिनी, बहुदर्शिनी और नभचारिणी। हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लें। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं, इनकी अगली कविता है नौका विहार 1932 में आती है, जो कि गुंजन में संकलित है, गुंजन काव्य संग्रह में संकलित। नौका विहार के बारे में एक से पहले कथा ही प्रचलित है कि ये ना 1931 में भी काला कांकर के महल राजमहल में आ गए थे। यहीं पर चांदनी रात में मित्रों के साथ गंगा के किनारे बसे हुए राजमहल की चर्चा नौका विहार में भी उन्होंने की है। ठीक। काला कांकर प्रतापगढ़ के पास स्थित है, वहां पे कुछ समय के लिए पंत जी रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है, गर्मी का समय है और गंगा की धारा काफी पतली हो गई है। रात की चांदनी शुक्ल पक्ष की चांदनी है। ऐसे में कवि जो है नाव से गंगा के शहर को निकला है या नाव को निकाला है। गंगा के मानो किसी युवती का व्यक्तित्व जैसे लग रही है और यह धारा जैसे गंगा ने नीला वस्त्र धारण कर रखा है। रात का समय तो है, चांद भी निकल आया, उसकी चांदनी जो है वो रेत पे पड़ रही है, क्योंकि जो है धारा जो है वो पतली हो चुकी है। और जब रेत पे पड़ रही है ना तो चमक रहा है पूरा रेत, और उसकी परछाई राजभवन पर पड़ रही है, राजभवन की जो परछाई जो है वो जल में पड़ रही है, तो बड़ा सुंदर लग रहा है। नाव भी धीरे धीरे अपने प्रवाह की तरफ बढ़ रही है। नाव रात्रि का समय है और शांत वातावरण है। कहते हैं कि बीच में छोटे छोटे मिट्टी के टीले जो हैं वो द्वीप की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जब धारा कम हो जाएगी तो टीले ज्यादा दिखने लगते हैं। ठीक है, अभी अगर कभी आप गंगा या नदी के आसपास रहे हो तो कहते हैं हम गंगा नदी के बीच पहुंच चुके हैं। प्रकृति की शांति में कवि को महसूस हो रहा है जैसे कि गंगा माँ अपने शिशु को गोद लिए बैठी है। इस कविता में कवि ने दार्शनिक अर्थ को भी बीच बीच में जोड़ा है। नौका यात्रा में जीवन यात्रा की शाश्वतता को अनुभूत करने का भी प्रयास किया गया है, ये इनकी नौका विहार में। अगले इनकी है संध्या, 1940 में आती है, ग्राम्या में संकलित है। प्रकृति के मानवीकरण एवं नायिका के रूप में प्रकृति को सॉरी संध्या को एक सुंदर स्त्री के रूप में, नायिका के रूप में दिखाया गया है। कवि संध्या रूपी नायिका से कहता है, हे रूपवती स्त्री तुम कौन हो, मौन और धीरे धीरे चुपचाप जो है वो उतर रही हो। जब देखोगे ना दोपहर से शाम, शाम से रात जिस तरीके से हो जाती है पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे का जो हुआ और बिना किसी हलचल के बड़े समय है परिवर्तित हो गया। कवि ने नायिका के अंगों की सुंदरता का वर्णन प्रकृति के साथ जोड़कर देखा है। वह कहता है कि तुम्हारे आते ही हर तरफ मादकता छा गई है, आखिर तुम कौन हो, ये रूपसी तुम कौन हो। ठीक है, वो ऐसे कह के बोलते हैं। छोटी कविता है, छोटी कविता है, बहुत ज्यादा आप जो है परेशान इन सब के लिए अर्थ नहीं है। यदि आप कविता एक बार भी पढ़े होंगे, क्लास में सारी कविता पढ़ाई गई, एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। अगला है एक तारा। यह क्या है, यह गुंजन में संकलित है, 1932 में आती है। यह कविता पश्चिम में उगे हुए एक तारे को संबोधित करके लिखी गई है। शाम का शांत वातावरण है, सभी पक्षी अपनी तरफ घर जा रहे हैं, ध्वनि जो है वो शांत हो रही है। ऐसे में पश्चिम में एक तारा निकलता है, एक ही तारा दिख रहा है। कभी इस तारे से पूछता है कि तुम अकेले में किसी अपने को खोज रहे हो क्या। उसे लगता है कि इस पूरे विश्व में अपने को प्राप्त कर लेना अति दुर्लभ है, क्योंकि अकेला तारा निकला हुआ है, आसपास तो कुछ नहीं है। साथ ही संध्या के समय में गांव के चित्रण को करते हुए गांव की मरमर ध्वनियां, पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा है। वह जगह निर्भरता मतलब शांति से, ऐसे शांत वातावरण में झुंगू का स्वर इस निर्भरता को तोड़ता है। गाँवों में कभी जाओ तो एक ध्वनि सुनाई देगी लगातार, झिंगुर की ध्वनि होती है वो। शाम और गहराता जा रहा है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय व्यथा के साथ मानव जगत के दर्शन को भी दिखाने का प्रयास किया है। ये इनकी एक तारा कविता में है। अगला बढ़ते हैं भारत माता। भारत माता 1940 में आती है, ग्राम्य में संकलित है। कवि ने को भारत के गांव से ही जोड़कर देखा है इसमें। और कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है, यहाँ पर फैली अनाज की हरियाली, इसका धूल से भरा आंचल भी सुंदर लगता है। गंगा जमुना में भारत माता की आंसू, देखो एक तरफ वह सुंदरता का वर्णन करते हैं, तुरंत उसके बाद उनको दिखाई देता है कि गांव की स्थिति आज के समय कितनी दीनहीन होती और जर्जर होती जा रही है, उसका भी वर्णन है। उसी उसी में वह कहते हैं कि गंगा जमुना में जो ये जल है ना वो कहीं कहीं भारत माता के आंसुओं का जल है, क्योंकि भारतीयों की दरिद्रता दीनता को देख के बह रहा है। यही कारण है कि भारत माता का चेहरा उदास दिखाई पड़ रहा है। भारत माता की दृष्टि से झुकी हुई है, उसके मन पर रुदन की व्यथा है। उसका मन सदियों से आक्रमण, शोषण और अज्ञान के कारण दुखी है। वो अपने ही घर में उपेक्षित है। इसलिए लगता है कि यह भारत माता का घर है ही नहीं, क्योंकि उसके घर में जैसे इस एक स्त्रियों को जैसे बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, वैसे भारत माता को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। अगली कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण।
1936 में आती है, ये युगांत में संकलित है ये काव्य संकलन युगांत में। यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, यहाँ कवि कहते हैं कि जीर्ण पत्र मतलब जो पुरानी जो और जड़ परंपराओं का प्रतीक माना गया। वृक्षों में जो जीर्ण मतलब सूखे-उखे जो पत्ते हैं ना, उसको ये कहा है कामना कि उसको वो झड़ जाएँगे तभी नए पत्ते आएँगे, ठीक है? और बहुत आदर के साथ, ऐसा नहीं है कि वह उसको हटा देना चाहते हैं, वह उनसे आग्रह कर रहे हैं। कवि ने इन जीर्ण पत्रों के झड़ने की कामना की है और मानते हैं कि पुरानी परंपराओं का नष्ट हो जाना समय के अनुकूल है। नएपन के लिए ज़रूरी है कि पुरानी सड़ी-गली परंपराएँ समाप्त हो जाएँ। जब वह समाप्त हो जाएगा तो ही नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो सकता है। तो वो पुराने का सम्मान भी कर रहे हैं और नई ऊर्जाओं का स्वागत भी कर रहे हैं। छोटी कविता है लेकिन अच्छी और प्रेरक कविता है। आते हैं अब हम महादेवी वर्मा जी के कविता संकलन पे। 2 काव्य संग्रहों से इनकी रचना दी गई है। पहला है दीपशिखा से 4-5 कविताएँ हैं और अगला काव्य संग्रह है सांध्य गीत, ठीक है? तो दीपशिखा जो कि 1942 में आती है, इनमें कुल 51 कविताएँ हैं, ठीक? इनमें जो आपके सिलेबस में है वो पहला है दीप मेरे अकंपित जल, दीप मेरे जल अकंपित, ठीक है? कंपित मतलब बिना काँपे हुए, दृढ़ता के साथ जो है वह जलते रहो। इसमें प्रतीकात्मक एवं रहस्यवादी रचना है। इसमें महादेवी स्वयं को एक साधक के भांति देखती है और दीप रूपी प्रतीक से यह संवाद कर रही हैं कि तुम बिना रुके लड़खड़ाए दीप की भांति लगातार चलते रहो। हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम रुकना नहीं। सिंधु की लहरें हो या अंधेरी की बिजलियां, व्यथाओं की दीवार भले ही तुम्हारा आंचल आंसुओं से भिगो देगा, परंतु तुम्हारी दृढ़ भावनाओं से में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। कहते हैं कि हे दीपक, तुम किसी भी प्रकार के मोह में भी मत पड़ो, कीट पतंगों के मोह में भी ना पड़ो, तुम किसी इच्छा रूपी मरुस्थल में ना जा करके पड़ो। हमारे साधना में एक दिन यह रात्रि रूपी जो रात्रि रूपी जो अंधकार है वह चला जाएगा और सवेरा रूपी उजाला जरूर आएगा, यद्यपि तुम अपने कर्तव्य पथ पे या पथ पर लगातार डटे होके दृढ़ होकर के चलते रहोगे। ठीक। अगला है पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये कविता है, अच्छी कविता है। इस कविता में महादेवी जी ने जीवन के संघर्ष से ना घबराकर अकेले ही लक्ष्य के प्रति बढ़ाने का या बढ़ने का आग्रह किया है। कहती है, ठीक है, ये समानतक कवि सूचक वर्णन किया गया है, इसलिए कहती है। कहते हैं कवि, यहाँ रचनाकार यहाँ कहता है या कवि कहती हैं कि जिस रास्ते पर आते हैं उस रास्ते में कई बाधाएं भी, उस रास्ते पर कई हारे हुए लोग भी दिखाई पड़ेंगे, पर उनसे विचलित नहीं होना है, बल्कि अपने आंसुओं को क्रांति में ढालकर अपने कर्तव्य पथ पर लगातार दृढ़ होकर के चलते रहना है। ये छोटी कविता है कि अगले है, मैं न यह पथ जानती थी। सभी कविताएं महादेवी की जितनी है सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कविता है। ठीक। मैं न यह पथ जानती थी कविता। संकलन हमने पहले ही बता दिया, ये सभी कविताएं जो है इनकी दीपशिखा में ही संकलित है। महादेवी वर्मा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं और कहती हैं कि भले ही मैं अपने इस पथ को नहीं जानती, लेकिन मैं लक्ष्य को जानती हूँ, मैं अपने एम को जानती हूँ। रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं से मेरा हृदय घबराता नहीं है, मेरा मन विस्तृत नभ को भी नाप लेगा। दृढ़ निश्चय, यह उनके दृढ़ निश्चय भावना को दिखाता है। यदि मैं रास्ते पर पड़ने वाली सभी मुश्किलों को चुपचाप पार करूंगी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को जरूर पाऊंगी। अगली कविता है इनकी, सब आंखों के आंसू उजले सबके सपने सत्य बना। ये एक साथ कविता, ठीक है, आपको लग रहा है उसमें अलग अलग। महादेवी द्वारा जो रचित जो कविता गीत है, यह सबके सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। इस गीत का मूल्यवान विषय क्या है कि जीवन की वैविध्य एकता में अनशूत है। इस दृष्टि में वित्व में एक ही एकत्व है, ठीक है, अलगाव नहीं है, सब एक है। सुख दुख इत्यादि एक ही भाव के दो रूप है, विरह और मिलन एक ही श्रृंगार का अंग है। सब आंखों के आंसू उतने ही उछले हैं जिसके कि सबके अंतर एक स्वप्न सत्य जो है वो पल रहा है। कहते हैं, यह प्राण एकाकी जलते खिलते संसार में बढ़ता चलता है। दुख दुविधा दुविधा जगत को धारण करने वाला यह प्राण ही जो है वह मूलतः सत्य है।
तो दुखों से घबराना नहीं, सुखों में विचलित में पड़ करके रखना नहीं है, ये जानना है कि सबके भीतर इस तरह के द्वैत भाव है, जो कि अंततः एक ही है। ये कविता इतनी इनकी दीपशिखा में थी। अगली जो कविता है काव्य संग्रह इनके सांदीपनि जिसमें उनकी 1936 में आती है, उसमें संकलित है। महत्वपूर्ण कविता सबसे पहले मैं नीर भरी दुःख की बदली। इसमें कविता में कवित्री में ने अपने जीवन की तुलना बदली मतलब बादल से करी। यदि कहीं न कहीं स्त्री जीवन के लिए भी जो है किस प्रकार बदली है, जो है वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर दूसरे के हित का कार्य करती है। अर्थात दुखों को झेल करके भी वो अपने जनजीवन के लिए हितकारी है, उसी प्रकार से स्त्री का भी जीवन है अथवा कवित्री ने अपने जीवन का जिस तरीके से बादल जो है वह बरसता है पानी, दूसरों को जल देता है, जीवन देता है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। कहीं न कहीं वैसे ही लेखिका अपना या स्त्री का जीवन भी देखती है। अगला है दीप तेरा दामनी। छोटी कविता है इसमें एक नायिका को बताया गया है। नायिका कौन है? समाधि में रूबी नायिका है जो अपने लक्ष्य के लिए या अपने आराध्य के लिए जो है कर रही है। इसमें भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इस प्रकृति रूपी नायिका का वो अंग प्रत्यंग का वर्णन भी किया गया है। उसके बताया गया है कि किस तरीके से उसके जो वस्त्र है वह किरणों द्वारा जो इंद्रधनुषी वस्त्र है ऐसे प्रतीत हो रहे हैं और साथ में वह देखने में परिपक्व लेकिन कम उम्र की जो नायिका है विरहणी है वो एक जो अपने प्रीतम या अपने आराध्य के प्रति जो है लगी हुई है उससे साध्वी है समाधिस्थ नायिका के रूप में उसको दिखाया गया है किसमें ये कविता दीप तेरा दामन में। अगला है देव अब वरदान कैसा। ये भी छोटी कहता है इसमें महादेवी वर्मा की जो है मिलन और विरह मुक्ति और बंधन मिलन का आग्रह किया गया है। प्रतिकूल क्षणों में भी हमेशा आशा बांधने की बात की गई है। इसमें जो उपमान है विशेष होता है पूछ ले पथिक बदली का प्रयोग देखो बदली, दीपक ये सब इनके बड़े जो है प्रिय प्रतीक है। इस कविता में बदली, पथिक और बटोही का उपमान दिया गया है। ये हो सकता है अलग से पूछ ले। आगे आते हैं अगले जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब ये कविता है मुख्य कविता असाध्य वीड़ा। असाध्य वीड़ा 1961 में आती है। यह काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। लंबी कविता है। ठीक है पढ़ा है हमने पूरा डिटेल इस कविता को यहाँ पे शॉर्ट बता रही हूँ। असाध्य वीणा कविता चीनी चीनी व जापानी बहुत क्लियर नहीं मिलता एक जगह के नहीं चीनी और जापानी दोनों मिलता है ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई आगे जो है वो जापान गए थे ठीक है जापान की यात्रा किए थे शायद उस समय ये कथा का पता चलता है लेकिन ये चीनी और जापानी दोनों जगह ऐसी कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि इसकी लोक कथा पर आधारित है। इस कविता की मूल कहानी अकोकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संकलित देखो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। अकोकुरा जो लेखक है पुस्तक का नाम क्या है द बुक ऑफ टी इसमें एक कोई कविता है जो कहानी है वो है टेमिंग ऑफ द हार्प इसी नाम से यह शादी बना है। उसमें क्या है राजकुमार पीवो है इसका नायक है जिसने उसको गढ़ा है और उसका भारतीयकरण आगे ने किया है कहते हैं जिसमें किरीट नामक वृक्ष से वैसे कीर्ति नामक साधक ने वीणा का निर्माण किया जिसको बड़े से बड़े विद्वान चाहे और वीणा का निर्माण करते करते वैसे कृति की मृत्यु हो जाती है लेकिन इस वजह से वो वीणा बजा नहीं पाते हैं। उसके बाद कई लोग उसको विधान को साधना चाहते हैं बजाना चाहते हैं लेकिन बजा नहीं पाते अंततः इस असाध्य वीणा को केश कमली प्रियंवद ही साधते हैं और वो इसे साध लेते हैं जब साधते हैं बजाते हैं तो ध्वनि सबको कैसी प्रतीत होती है जैसा जिसकी इच्छा है वैसे ही उसको वह ध्वनि सुनाई। इसीलिए कहा जाता है एक सूत्र वाक्य में कहा जाए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ही के ही आधार पर दिखाई पड़ता है। यह पंक्ति इस कविता में नहीं है ये तो तुलसीदास की पंक्ति है लेकिन ऐसे ही वर्णन किया गया है। अगला है इनकी कविता नदी के द्वीप हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह में संकलित है। प्रतीकात्मक कविता है छोटी कविता है लेकिन अच्छी कविता है। इसमें नदी और द्वीप में व्यष्टि और समष्टि का संबंध बताया गया है। कवि कहता है समाज रूपी नदी हमारे व्यक्तित्व को साकार रूप देता है अतः हमें उससे जुड़े हुए हैं पर हम नहीं चाहते कि हम उसे अलग हो जाए अलग भी नहीं होना चाहते हैं और जुड़े हुए भी नहीं कहते हैं लेकिन हम धारा की तरह नहीं है जो इसके साथ प्रवाहित हो जाए। ठीक है हम उससे अलग नहीं होकर के अपना अस्तित्व को अलग नहीं देखते हैं जैसे मनुष्य जो है वो समाज से अलग नहीं होता है लेकिन फिर भी मनुष्य अपना एक नाम करना चाहता है। कहते हैं हम धारा नहीं जो उसके साथ बह जाएंगे लेकिन हम कहते हैं हम उसके साथ अपने अस्तित्व को जोड़कर देखते हैं। कहते हैं हमारा भी व्यक्तित्व है कवि ने इसे व्यक्तित्व का होना भी जरूरी माना है।
वो इसमें इम्पोर्टेंट है कि नदी जो है वह माँ है, द्वीप उससे उत्पन्न हुआ है तो द्वीप उसका पुत्र है और पिता कौन है? भूखंड को, क्योंकि खंड से ही एक और खंड मिला है द्वीप। तो नदी माँ और पिता भूखंड और उस जो बच्चा है वह द्वीप के भांति है। ठीक है? अगले कविता पे आते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। इम्पोर्टेंट कविता है। इसको तो हम लोगों ने डीप में पढ़ा है, 2-3 दिन लग गए थे भाई इसको पढ़ाने में। ढंग से पढ़ा होगा तुम लोग। कल्पना पत्रिका जो है, कल्पना पत्रिका में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से यह कविता पहली बार प्रकाशित हुई। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित हुई। चांद का मुंह काव्य संग्रह की जो भूमिका है वो शमशेर ने लिखी है, शमशेर बहादुर ने लिखी। ठीक है? यह जो कविता है 8 खंड और 40 पृष्ठों में लिखी गई एक फैंटेसी शिल्प की लंबी कविता है। इसके बारे में यदि कहा जाए कि नामवर सिंह ने क्या बोला है, इस कविता को अस्मिता की खोज माना है। प्रभाकर माचवे, ये मारवे है नहीं, माचवे है। ठीक है? अलावा शमशेर बहादुर ने इसे इस्पाती दस्तावेज कहा है। रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान, निर्मला जैन ने अंतर स्थल का विप्लव। ठीक। थोड़ी बहुत देखो करते हुए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि कई बार सेव करना पड़ता है, उसमें भी चीजें जो है ना कई बार एडिट करने के बावजूद भी पूर्व पहले वाली रह जाती है। ठीक है? ड्राइव पे सेव करते हुए तो थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक आपको इसमें दिख रहा होगा। कहा जाता है कि कविता किससे प्रेरित है? अंधेरे कवि में जो कविता है, नागपुर में एक बार एम्प्रेस कॉटन मिल में जहां पर 50 के दशक में मजदूरों ने हड़ताल किया। इस हड़ताल का दमन करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था, गोली भी चलानी पड़ी थी। समानतः कहा जाता है कि इसी घटना से प्रेरित होकर के इन्होंने इस कविता को लिखा है। कविता जब ये हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कविता में ना एक एक अस्मिता की खोज है। लेखक के भीतर का एक मानसिक अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है। ठीक है? जिसमें लेखक के भीतर चेतन और अवचेतन जो मन है उन दोनों का द्वंद है। बार बार आप जब कहोगे तो वह लेखक जो है मैं स्वयं को मैं और वह कह के संबोधित करता है। ऐसा लगता है दो अलग अलग हो लोग हों, लेकिन अंतर से जब आप पढ़ोगे दृश्यतम परिवर्तन होता है तो ऐसा लगता है लेखक के भीतर ही वह जो है वह बसा हुआ है। दोनों ही लेखक के भीतर। इसमें आजादी के पहले और आजादी के बाद की स्थिति पर भी विचार किया गया है कि भारत ने कितने मुश्किल से आजादी पाई और अब आजादी के बाद क्या स्थिति हो रही है। क्या हो रही है? पूंजी वर्ग का बोलबाला हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग जिसे पूंजीवादी वर्ग के सामने खड़ा होना था, कहीं ना कहीं वह भी पूंजी व्यवस्था के सामने शांत हो गया है। सत्ता वर्ग क्रांति, जो सत्ता वर्ग है वो क्रांति नहीं होने देना चाहते, बल्कि क्रांति के दमन करने के लिए अपनी एक जो है वो सेना भी तैयार कर रखी है। इसमें प्रोसेसन का वर्णन है, कहा ये भी पूछा जा सकता है प्रोसेसन में है जो उसमें कौन कौन है। प्रोसेसन में पत्रकार, कवि, बुद्धिजीवी जैसे वर्ग प्रोसेसन में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो प्रोसेसन बिल्कुल जो है वह सत्ता वर्ग के साथ मिलकर किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं किया जा रहा है। इसमें टॉलस्टॉय भी नजर आते हैं, लोकमान और तिलक की बहुत दुखद स्थिति भी दिखाई पड़ती है। ठीक है? इस कविता में। लेकिन अंततः एक जो गांधी जो है वह देखते हैं कि एक बच्चे को लेकर के आए हैं। ठीक है? पीठ में एक घायल बच्चा है, इसको लेकर के आए हैं, वह उसे लेखक को सुपुर्द कर देते हैं और गांधी चले जाते हैं। जब लेखक जो है बच्चे को लेकर जाता है तो अंत में वह जो बच्चा है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? सूरजमुखी के फूल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो एक आशा की किरण भी कहीं न कहीं जो है शायद दिखाई पड़ती है इस कविता में चल कर के। आगे आते हैं, कविता है रामधारी सिंह दिनकर। अब अगले जो लेख है, दिनकर की एक ही कविता आपके सिलेबस में है। ठीक? अरे सॉरी, मुक्तिबोध की एक ही कविता अंधेरे में है। अब आते हैं दिनकर पे। दिनकर की कविता है, रेणुका से लिया गया है, कविता संग्रह से हिमालय कविता 1933 में आती है। जैसा स्पष्ट है इसमें हिमालय की का वर्णन किया गया है। पर्वतराज हिमालय की गौरवशाली परंपरा है इसमें। सार बताएं तो इस कविता में दिनकर जी ने भारत के सिरमौर हिमालय पर्वत की गौरवशाली विशेषता का वर्णन किया है। हिमालय को भारतीय संस्कृति और अखंड परंपरा से जोड़कर वर्णन किया है। हिमालय को चिरबंधन मुक्त समाधिस्थ तपस्या में लीन योगी बताया है। वहीं दिनकर से भी वह प्रश्न भी करते हैं कि भारत की इस अवस्था में को देख हिमालय ने कैसे शांति ओढ़ ली है। क्या वह किसी महाशून्य में समस्या का निदान खोज रहा है? ऐसा है? पर तुम आंखें खोल कर देखो, तुम्हारा भारत अब किन स्थितियों में है। तो यह शांत होने का समय नहीं है, शायद बोलने का समय है। हिमालय से बहने वाली नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि हिमालय की करुणा की ही धारा है से पता चल रहा है। वो कहते हैं कि तुम रक्षा के द्वार हो, द्वार नहीं द्वार हो। आज हर तरफ आज इस तरफ भारत में हर तरफ समस्याएं संकट आन पड़े हैं। स्वदेश की कितनी अमूल्य वस्तुएं लूट ली गई हैं। स्वदेश के
और भारत वीरान हो गया। यही नहीं, स्त्रियों की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। अब ऐसे भारत में कि वीर रक्षक रामकृष्ण जैसे योद्धा, अशोक चंद्रगुप्त जैसे राजा महाराजा अब नहीं है। किस समय के समय ये बात कर रहे हैं, स्थिति का वर्णन कर रहे हैं हम, समकालीन समय का। मिथिला, कपिलवस्तु, वैशाली लिच्छवी आदि भव्य प्रदेश व जो देश विदेश तक भारत के गौरव का उपदेश पहुंचाते थे, वह भी आज वीरान हो गए। ये सब पूछा जा सकता है, कौन कौन है, किसका वर्णन किया गया है, जिस तरीके से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे में एक नए भारत के जन्म की भी सुगबुगाहट हो रही है। तुम ऐसे शांत होकर के मत बैठो, बल्कि सिंह का नाद करो। कि भारत जो है वो शेरों का देश है, वीरों का देश है। हमें आज युधिष्ठिर जैसे धीर और शांत की नहीं, बल्कि अर्जुन के बाण और भीम के गदा के प्रहार की जरूरत है। तुम्हारे ही निवास स्थल में विराजित देव शंकर, हिमालय में ही निवास करते हैं ना, देव शंकर से भी आह्वान करो कि वह एक बार प्रलय रूपी नृत्य करे। तब आज जरूरी है कि पुरातन जनता को छोड़ मन का त्याग कर नवीन विराट में स्वर का हुंकार हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध का जो स्वर है वह दिखाई पड़े। इसकी बात करते हैं। अगला है आग की भीख। अगला जो इनकी कविता है आग की भीख, ठीक है, 1943 में आती है। इनके सामधानी काव्य संग्रह में संकलित है। बारे में बात करते हैं। इस कविता में दिनकर परतंत्र भारत की त्रासदी को दिखाते हुए भारत की जनता को अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। कविता की शुरुआत में उन्होंने भारत देश को, जो कभी सोने की चिड़िया जगत गुरु हुआ करता था, आज उसके सामने सभी रास्ता बंद हो गया है। पूरा जीवन अंधेरे में आ गया है, हर तरफ निराशा ही है। ऐसे में वह भारत के युवा नौजवानों को आगे बढ़कर स्वदेश के प्रति कर्तव्य जगाने का प्रयास करने को कहते हैं। वह कहते हैं कि भारत के भाग्य का सितारा तभी आकाश में चमक सकता है जब भारत का सेवक एक घड़ी पहचान कर आगे आ सके। इस देश के जन मन ही नहीं, सभी प्राकृतिक तत्व हिमालय से लेकर गंगा तक गुलामी की जंजीर में बंधे हैं। और ऐसे में उन्हें अपने देश के युवाओं से ही उम्मीद है। तो कवि यह आग्रह करता है कि अपने भारत की पुकार को सुनो और इसे फिर से जीवन दान दो। ये तभी संभव हो सकेगा जब तुम उठ खड़े होगे, क्रांति का विस्फोट करोगे। यह समय आ गया है कि हम रोना छोड़े, हताशा नई निराशा को उतार दें और अपने भीतर नई चेतना सॉरी, ये नहीं है, नई चेतना। जैसे टाइपिंग मिस्टेक, उससे परेशान नहीं होना है, क्लास में वैसे मैं बता देती हूँ। नई चेतना और क्रांति का संचार करें। इस क्रम में कवि ईश्वर से भी आशीष मांगता है कि हमें इस मुश्किल घड़ी में अपने देश के लिए खड़े होने का संबल दें। ठीक, और ताकि वो हम उस भारत की पुरानी जो गौरवशाली परंपरा है उसको वापस ला सकें। अगला कविता है दिल्ली और मास्को। कामधेनी काव्य संग्रह में ये भी संकलित है। इसमें क्या है, साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारधारा को भी बात की गई है। सार कहते हैं यह कविता दिनकर के राष्ट्रवादिता को दिखाती है और भारत की राजनीति में वामपंथी बुद्धिजीवियों की स्थिति पर एक कटाक्ष भी की गई। ठीक है, पर भारत देश परतंत्र है, हर तरफ गुलामी की विशेषता दिखाई पड़ रही है। ऐसे में विशेषता क्या, यहाँ पे विवशता भी। ऐसे में भारत के कुछ लोग जो साम्यवादी विचारधारा रखते हैं, भारत की स्वतंत्रता से अधिक साम्यवादी विचारधारा की गढ़ मानी जाती है। आने वाले मास्को की लड़ाई के लिए अधिक उत्सुक है। मतलब वो भारत की लड़ाई के लिए मास्को में क्या चल रहा है उसके लिए ज्यादा उत्सुक है। इस कारण यह अंग्रेजों का साथ देने में भी नहीं चूकते या छुट्टी नहीं मिलती इनको। इनके लिए भारत की गुलामी उतनी मायने नहीं रखती। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले वीर सिपाही की कुर्बानी होती है, वो उनके लिए मायने नहीं रखती। यह कविता स्पष्ट करती है कि भारतीय वामपंथियों के लिए दिल्ली की आजादी उतने मायने नहीं रखती जितनी मास्को के लिए। यह ऐसे लोग हैं जो दिल्ली को जलती भट्टी में छोड़ मास्को की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों की वाहवाही कर। इन बुद्धिजीवियों के लिए दिल्ली एक कलंक के समान है, जबकि मास्को की लाल क्रांति इनका अंतिम ध्येय है। इनके प्रतिरोध में दिनकर बार बार भारत की क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता की लड़ाई के सच्चे सेवकों की प्रतिबद्धता को न केवल सराहते हैं, बल्कि आम जन को भी प्रेरित करते हैं। कविता की भाषा पर निश्चित खड़ी बोली है, स्वर ओजपूर्ण और वीर रस की शैली में कविता जो है वो पूरा रचा गया। आते हैं, अगला है जयप्रकाश। 1946 में गाती है कविता। जयप्रकाश कुशल राजनेता रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर ही जो है
डालती है इस प्रकार से ये कविता। लोकनायक जयप्रकाश के व्यक्तित्व का वर्णन है इसमें। ठीक। भारत में जयप्रकाश का प्रभाव और गांधी का वर्णन किया गया है। ठीक। सार क्या है यह कविता? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं कुशल राजनेता लोकनायक, जिनको लोकनायक से भी प्रसिद्ध थे, जयप्रकाश नारायण को समर्पित है। भारत को निरंकुश राजनीति से मुक्त कराने के लिए इनको जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समय यह एक बड़े नेता, विपक्ष के नेता के रूप में खड़े हुए एवं संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया। दिनकर जयप्रकाश के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं। इस कविता में वह बताते हैं कि भारत जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तो कई बार कई तरह के तूफान और विपरीत परिस्थिति आए और शांत हो गए। कई बड़े-बड़े आंदोलन हुए लेकिन कारगर नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी जयप्रकाश का जो ये दृढ़ निश्चय है, नहीं हिला नहीं हिला और उन्होंने नए भारत का नेतृत्व। कवि कहते हैं कि जयप्रकाश ने अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर विकराल परिस्थितियों में भी स्वयं को देश के भविष्य के लिए कुर्बान किया है। दिनकर का जयप्रकाश के प्रति अटूट स्नेह एवं भरोसा है। उन्होंने आ, या जयप्रकाश को भारत माता के लिए भाग्यशाली मणि के समान माना है। वह कहते हैं कि जयप्रकाश देश की स्वतंत्रता के लिए आतुर हैं। वह किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने क्रांति की जो मशाल जली है, जिसने भारत के उस समूह को, जो हाशिए का समूह है, उसको भी क्रांति में साथ ले लिया है। कौन वह लंगड़े की ये लाठी है, गूंगे की भाषा है कौन? जयप्रकाश। और निराशा में एक आशा का प्रतीक है। उनके नाम को भारतीय इतिहास बड़े गर्व के साथ, हरे गर्व के साथ याद करता है और प्रणाम करता है। जयप्रकाश न केवल भारत के बुद्धिजीवियों एवं क्रांतिकारियों के लिए प्रेरक है, बल्कि वह आम जन के नेता भी है। उन्होंने इस दलित देश के जो अपनी अंग्रेजों द्वारा डाला जा रहा है या दबाया जा रहा है, द्वारा डाला जा रहा है, उसके भविष्य की पुकार सुनी और रक्षा के लिए आगे आए। अंत में जयप्रकाश को दिनकर भारत के भाग्य का विधाता स्वीकार करते हैं। ठीक है। अगली कविता है राही और बांसुरी। छोटी कविता है। राही और बांसुरी 1946 में आती है। सामधेनी काव्य संग्रह में ही संकलित है। सार यह कविता भी सामधेनी काव्य संग्रह में संकलित है। जो राही संघर्षरत जीवन में चलने वाले यात्री है और बांसुरी को संगीत बताया है। इस कविता में राही और बांसुरी के बीच संवाद को दिखाया गया है। राही जो अपने कर्तव्य पथ पर चला जा रहा है, यह कर्तव्य पथ कांटों से भी भरा है, दर्द से भी भरा है। ऐसे में बांसुरी की आवाज राही को कर्णप्रिय लगती है, तो लेकिन वह चिंतित है कि कहीं वह अपने पद से भ्रमित ना हो जाए। इस कारण बांसुरी पर क्रोधित करता है और कहता है कि वह तो केवल एक सूखी लकड़ी से बनी हुई है, जिसमें ना कोई प्राण ना कोई चेतना है। कष्ट में डूबी दुनिया को केवल संगीत से नहीं, बल्कि उसके कष्ट से मुक्ति चाहिए। तो अगर तुम अपने गांव से जीवन का कोई गीत सुना सकती हो तो सुनो। अगर उसे जीत में मनुष्य के कष्ट खत्म हो जाए, जीवन की कड़वाहट मिठास में बदल जाए, तो ही तुम बोलो, अन्यथा शांत रहो और अपने मुझे अपने पथ को जाने दो। तो दूसरे भाग कविता में राही का जो पहले में तो राही का जो है वो प्रतिक्रिया है। दूसरे भाग में बांसुरी का उत्तर है। बांसुरी कहती है कि वह केवल सूखी लकड़ी या चेतन वस्तु नहीं, बल्कि वह थके हुए व्यक्ति को जीवन का संगीत सुना सकती है। उसका निर्माण सूखी लकड़ी से भले हुआ है, पर वह भीतर वही चेतना है या चेतन है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए बनाई गई है। ठीक है। राही और बांसुरी के बीच में संवाद। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण कविता, इंपॉर्टेंट कविता इनकी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती। सार इस कविता में कवि का बताना चाह रहा है कि भारत एक प्रजातंत्र है। 1950 में कविता आती है। प्रजातंत्र है, राज्य, अतः यहाँ की जनता ही शासन करती है। अब तक शासन की गद्दी चंद लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। सत्ता वर्ग ने जनता को भोली समझ हमेशा स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। जनता भोग रही है, जिसने सत्ता वर्ग पर कभी कोई प्रश्न नहीं किया। इस कविता के माध्यम से दिनकर जनता के भीतर जागृति भी भरना चाहते हैं और उन्हें अपनी शक्तियों और अधिकारों के लिए सजग भी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता जाग उठी है, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठी। जनता जिसने अपने क्रांति के महत्व को समझ लिया है, क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। जनता सोने की ताज पहनने के लिए एकदम व्याकुल है और वह अपने कर्तव्य के लिए निर्वहन के लिए, कवि जो है वो अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए सजग है। इस कविता का कहीं ना कहीं यही आशय है।
अगला है कलम आज उनकी जय हो। सार है कविता भारत के वीरों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के बिना किसी मूल्य के लिए भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ऐसे में ऐसे वीरों का जीवन का गुणगान करने के लिए कवि अपनी कलम को संबोधित या वीर शहीद जिन्होंने अपने जीवन को दीपक की भांति जलाकर अंधेरे भारत में उजाला किया, जिनके रक्त की लाल लपटें हर तरफ फैल गईं, फिर भी उन्होंने कोई आह नहीं भरी और देश के प्रति कुर्बान हो गए। कवि द्वारा शहीदों के बलिदान जिनके शंखनाद से पूरा भारतवर्ष डोल रहा है, उसकी वीरता ही है। आज हम आधुनिक चकाचौंध में इस तरीके से भाग रहे हैं, बल्कि यह भी शहीद ही हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बचा रखा और उसका गुणगान केवल कवि या जनता ही नहीं बल्कि चांद और सूरज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीरों का क्या महत्व है, शहीदों का क्या महत्व है, इस कविता में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी की कविता जो आपके सिलेबस में दी हुई है। 2-3 कविताएँ इम्पोर्टेंट हैं इसकी, हज़ार हज़ार बाहों वाली, इस नाम से जो है वह कविता नहीं मिलती है, हज़ार हज़ार बाहों वाले शिशिर के इस जो नाम से कविता है, ये जो इस नाम से कविता संग्रह है, इसमें लगभग 110 कविता है, ठीक है? इसमें जो कविता का व्याख्या जो है मिलता है, जो कविता मिलती है, वो हज़ार हज़ार बाहों वाली शिशिर, जो ऋतु है, इसमें शिशिर ऋतु का यानी कि ऋतु का वर्णन किया गया है। इसमें शिशिर ऋतु को मानव, विषकन्या, हजार बाहों वाली, प्रलय वन्या, प्राण शोषी जैसे उपमान जो है दिए गए हैं। ठीक? ये कि शिशिर ऋतु हो जो कहती होती है कैसे वह आ, जीवन के लिए या आम जन के लिए वह कष्टकारी भी हो जाती है एक समय के बाद, उसका वर्णन किया गया है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट कविता इनकी अकाल और उसके बाद 1952 में आती है, सतरंगी पंखों वाले इनकी काव्य संग्रह में संकलित है। मानता कहा जाता है कि यह जो कविता है वो 1943 में आए हुए भारत में अकाल और उसके बाद की व्यवस्था का चित्र है। इस कविता में अकाल से केवल एक पीड़ित केवल मनुष्य ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के आसपास का जो वातावरण है, जो जीव जंतु है, जो कहीं ना कहीं मनुष्य का आश्रित भी है, उनका भी वर्णन किया गया है। वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया है कवि ने और इस स्थिति को पूरे का सजीव चित्रण किया है। कविता में हम देखते हैं कि किस प्रकार अकाल के पहले और बाद की स्थिति, प्रथम स्थिति, 2 स्थिति बताई गई है, 1, 2, 8 लाइन की कविता है। 4 लाइन में पहले की स्थिति और 4 लाइन में अकाल के बाद की स्थिति। प्रथम स्थिति में जब चूल्हा भी नहीं जल रहा है तो किसी भी प्रकार मनुष्य ही नहीं, एक कानी कुतिया, छिपकली और चूहों की भी जो आसपास के जो जीव जंतु है वातावरण उसकी भी हालत खराब है। वहीं दूसरी स्थिति में जैसे ही थोड़ा-सा भी अन्न घर पे चला जाता है, तो जो धुआँ है वो ऊपर उठ रहा है, पूरे घर में अन्न आ गया है, खुशहाली एक छा गई है और वातावरण में भी वही जो है कौवे जो है और सब खुश हो गए हैं, ये भी इसमें दिखाया गया है। अगली इनकी कविता है गुलाबी चूड़ियाँ, बहुत प्यारी-सी कविता है ये, 1961 में आती है। इस कविता में पिता और पुत्री के प्रेम का वर्णन किया गया है। लेखक अ, बस पर एक चढ़ता है यात्रा के लिए। उसमें वह देखता है कि सामने ही जैसा ड्राइवर की सीट के बगल में कुछ गुलाबी चूड़ियाँ लटकी हुई हैं और उसे देखते ही उसे अनायास ही पहले तो अपने गाँव घर की स्मृति होती है। बाद में वह ड्राइवर से बात करता है, बात करते ही पता चलता है कि जो चूड़ियाँ हैं वो उस ड्राइवर की बच्ची की है और बच्ची ने बड़े मनोहार से जो है वो ड्राइवर की सीट पर या ड्राइवर के सामने जो है टाँग दिया है। बच्चे ने उसी की स्मृति को, उन चूड़ियों को रखा है अपनी बिटिया की स्मृति में। इस कविता में पिता और जो है वह जो घर से दूर है उसके वात्सल्य और की बात की गई है, पिता का वात्सल्य है, जो घर से दूर है और उसकी मनः स्थिति और उसके जीवन को दिखाया भी गया है। ठीक है? समानता माना जाता है, पिता जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये है, लेकिन वो अपना प्रेम दर्शाते नहीं हैं, पर उस शब्द में और इस भाव से जो है लेखक अनाया उससे जो है बहुत जुड़ा हुआ सा भी महसूस करते हैं। ठीक? अगला है अ कविता बादल को गिरते देखा है। 1939 में ये कविता आती है। युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। हिमालय इसमें हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि उसने हिमालय पर्वत की सफेद चोटियों पर सफेद चांदी जैसे बर्फ ढके हुए बादलों का सुंदर दृश्य देखा है। साथ ही मानसरोवर में खिलने वाले उस स्वर्ण कमल को भी देखा है जिस पर मोती के समान बूंदी पड़ी हैं। इसमें चकवा चकवी बच्चियों का प्रेम का उदाहरण भी है। साथ ही कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का वर्णन है
स्वामी कुबेर की कहते हैं कि स्वामी कुबेर की जो है अलका नगरी यहीं पर है, इसकी खोज करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे इन आँखों से वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो क्या यह कवि की कल्पना थी? क्या कालिदास की कल्पना मात्र है वह मेघदूत? कहते हैं पर मैंने अपने सामने इन संघर्षरत बादलों को देखा, वहाँ पहुँचकर ऐसा महसूस किया जैसे कस्तूरी मृग अपने नाभि की महक देख करके इधर-उधर दौड़ता है, पर प्राप्त नहीं कर पाता। वही क्या ऐसे मुझे कहते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक एक महसूस तो कर रहा जिस चीज़ को, उसको जान कर भी भीतर से प्राप्त नहीं कर पा रहा। ठीक, आगे आते हैं कालिदास। कविता है कालिदास, कवि कालिदास को समर्पित, महाकवि कालिदास को समर्पित 1938 में आती है, सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में ही है। इसमें कवि कालिदास की रचना से प्रभावित है। वह अपनी कविता में कालिदास की कृतियों के उदाहरण से अपनी भावना को प्रकट करते हैं। इसमें उन्होंने भाई कालिदास किस तरीके से अपनी रचनाओं में डूब जाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। 3 विशेष उसमें बताया गया है, जिसमें रघुवंशम, जिसमें अज और इंदुमती द्वारा, कुमार संभवम, शिव कामरति द्वारा, मेघदूत, यक्ष और मेघ द्वारा जो है कवि के रचना कर्म और रचना जो शीलता है उसका वर्णन किया है इन्होंने। कालिदास सच सच बतलाना, ये ही कविता का शीर्षक है, इसी से कविता है। अगला आते हैं शमशेर बहादुर से, ठीक है? इनकी कविता है भारत की आरती, 1947 में आती है। यह बात बोलेगी हम नहीं, काव्य संग्रह में संकलित। कवि इस कविता में भारत माता को देवी के समान पूजनीय बता रहा है और उसकी महिमा का गुणगान कर रहा है। वह बता रहे हैं कि पूर्व से लेकर दक्षिण में हर तरफ माँ भारती का गुणगान है। आज एशिया, चीन, मित्र, हिंद एशिया सभी भारत की शक्तियों पर युगों युगों से गर्व करते आ रहे हैं। साम्राज्यवाद को भारत में पराजय किया। आगे वहाँ भारत के भौगोलिक सिरमौर हिमालय हिमालय से लेकर हिंद महासागर का गुणगान करते हैं। साथियों से बताते हैं कि यह किसानों की भूमि है, पावन बलिदान वीरों की भूमि है, जो भारत के इतिहास को संवारती है। भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। एक बात बस ध्यान देना कि इसमें कुछ कविताएं आपको समान समान जैसी भी लगेंगी। मोड ऑफ कंटेंट जो है वो समान है, इसलिए बस पढ़ा होना थोड़ा जरूरी है अर्थ के साथ। ठीक है, बाकी तो क्लास में बता ही गया है। एक पीली शाम 1953, कुछ कविताएं काव्य संग्रह में संकलित है। बाद के कवि जिन्हें कहा जाता है शमशेर ने, इस कविता में सूर्यास्त के समय शाम की पीली रोशनी है, उसका एक उदासी भरा बिंब चित्र उकेरा है, जैसे पत्तों का डाल से टूटना। कहते हैं इस कविता के बारे में, छोटी कविता है, छोटी सी बात। कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो क्षय रोग से पीड़ित थी, और कहीं इस कविता में वही उसी का प्रभाव है, जो ये पीलापन है, ये उदासी है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये उसी का प्रभाव में ही ये कविता लिखी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कविता है शाम होने को ही, 1945 में है। कुछ कविताएं काव्य संग्रह में संकलित है। कवि ने इस कविता में चित्र उकेरा है, शाम हो गई है और किसान के साथ साथ पशु पक्षी भी अपने घर को लौट गए हैं। आगे कवि प्रश्न करते हैं कि फटे मैले वस्त्रों में यूं थक कर तुम कौन आए हो। एक तरफ दूसरा दृश्य है जहां वो किसानों से वो प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, एक एक दृश्य है। वहीं दूसरा दृश्य आता है कि जहां लड़कियां निठल्ले युवक सभी अपने मस्ती में मग्न है। दूसरी तरफ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। वो कहते हैं कि एक तरफ प्रकृति की सुंदरता का है, चमक-धमक है, लेकिन दूसरी तरफ निर्धनता भी है, जिसको मैं इस चमक-धमक के आगे भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है? तो हमें उसको साथ लेकर के चलना होगा, उस भारत को भी अपने साथ लेकर के ही चलना होगा, इसका आग्रह है इस कविता में। अगला है निराला के प्रति। निराला से बड़े प्रभावित रहे हैं। 1939 में कविता लिखी गई है, निराला के ही लिए। निराला इनके हमेशा प्रेरक रहे हैं। वह लेखक इसमें कहता है कि जब भी मैं कोई राह भटकता हूँ तो निराला ने ही राह दिखाई है, अंधेरे में रहती है। इस कविता में वह निराला को महाकवि नाम से संबोधित भी करते हैं। ठीक, अगला है एक नीला आईना बेठोस। बेठोस मतलब जो ठोस ना। कुछ कविता काव्य संग्रह में संकलित है। बेठोस नीले आकाश का वर्णन किया गया है, और बताते हैं ये छोटी कविता है, और इसी आकाश के तले ही सब कुछ जो है वो चलता है, सभी दृश्यमान चीजें जो है वो इसी आकाश के भीतर जो है वो चल रही हैं। अगली कविता है धूप। ये भी बहुत छोटी कविता है, 1945 में आती है। कुछ कविता काव्य संग्रह में संकलित है। धूप के माध्यम से कवि ने अपने भीतर के सुंदर भावों को व्यक्त किया है।
इस प्रकार दुःख कोमल मुलायम होती है, वैसे ही इंसान का व्यक्तित्व भी है। सॉरी, ये दुःख जो है मुलायम मुलायम और कोमल होती है, वैसे ही इंसान का व्यक्तित्व भी है। कवि चाहता है कि तुम कोमल कदमों से मेरे भीतर अपने से साथी से अपने प्रियतमा से आग्रह कर रहे हैं कि तुम कोमल कदमों से इन्हीं तूबों पर चल करके उतनी ही कोमलता के साथ मेरे हृदय के भीतर तक आओ। ठीक। अगले रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, भाई धरती के कवि। इनकी रचना है मैं, मेरी धरती और मैं, 1954 में आती है। एक कविता संग्रह बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, इसी काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है। इसमें भारतीय जन अपनी भूमि, अपनी धरती से कितना जुड़ा हुआ है। भारत देश किसका देश है? यहाँ के लोगों के लिए उसकी धरती बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसका देश है? किसानों का, किसान का देश है। ठीक है, कवि बताता है कि इस धरती ने ही मुझे जीवन दिया है, तो मैं भी इसका कर्तव्य निभाऊंगा और इसके यश को उतना ही आगे फैलाऊंगा। अगला है इनका प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल। दो जोड़ा कैसे एक तरह हमने वर्णन किया है इस कविता में। 1958 में कविता आती है बसंत में प्रथम प्रसन्न हुई पृथ्वी का संग्रह में ही है। इसमें मानवीकरण किया गया है प्राकृतिक तत्वों का। और दो अपोजिट इस तरह के प्रेम को उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वह एक दूसरे के प्रति जो है वह व्याकुल भी है। जिसमें धरती और बादल, युवती और मैं, नदी और सागर, फूल फूल और भंवरा, ये चार जोड़े जो से वह अपनी बात को इस कविता में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए। अगला है जागरण की कामना। सभी छोटी छोटी कविताएं हैं, कोई बड़ी कविता नहीं है, जरा भी नहीं। सब मुझे लगता है 8 10 12 लाइन की कविताएं हैं ये सब। जागरण की कामना कहते हैं जो शिलाएं तोड़ते हैं इनके काव्य संग्रह में संकलित है। रात रूपी अंधेरा छाया है, इस सभी इस चिंता से मुक्त होके सो रहे हैं। लेकिन लेखक की कामना है कि भाई जल्दी सबेरा हो जाए और सब जाग उठे। यह अंधेरा जो है वो अव्यवस्था और अशांति रूपी अंधेरा भी कह सकते हो, व्यवस्था का अंधेरा ये भी कहा जा सकता है, और जनता से जगने की कामना भी है। अगला फिर निराला के प्रति। देखो अभी हमने कविता पढ़ी निराला के प्रति, केदारनाथ शमशेर बहादुर जी का। अब है निराला का, इनका केदार जी का। पसंद में प्रश्न हुई पृथ्वी इसी काव्य संग्रह में संकलित है। कवि निराला के सम्मान में ही कविता उन्होंने लिखी है, उनके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। और इसमें बताते हैं कई कि कैसे उनका अपना जीवन भी रहा, निराला का जीवन कैसा रहा, अपमान का भी विष पिया उन्होंने। लेकिन कविता के लिए हमेशा वह कर्तव्यरत रहे। कविता को छंदों से मुक्त किया है। इस कविता में इन्होंने 2 3 कविता का जो उदाहरण दिया है, दौड़ती पत्थर, महंगू महंगा रहा जैसे कविता का उदाहरण भी इस कविता में दिया है। ठीक है, इस तो हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स को भी याद रखना। अगला है माझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है। ये कविता है 1946 में आती है। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह में संकलित है। कवि कहता है कि वह निरंतर अपने पथ पर कर्तव्यरत है। ऐसे में दूर उसे बंसी की धुन उसे अपने कर्तव्य से भ्रमित ना कर दे। अतः वह आग्रह करता है कि वह की बंसी ना बजाए। यह बंसी जो है वो आनंदवाद का सूचक है, और लेखक जो है वो अपने कर्म पथ पर अडिग होकर के रहना चाहता है या चलता रहना चाहता है। ठीक। आगे आते हैं। इन्हीं की कविता है किसान से। 1957 में है ये। लोक आलोक काव्य संग्रह में संकलित है। भारत कृषि कृषि प्रधान देश है। कविता में किसान का महत्व और स्थिति का वर्णन है। पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से खेती के वैभव को बनाए रखा और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसे उसने अपने इसे आगे आगे आने वाली पीढ़ी को दी। साथ ही साथ इसमें किसानों के शोषण की भी कथा व्यथा है। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि हल हसिया और हथौड़ा का उल्लेख किया गया है कविता के अंत में, जिससे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी कितना है इसका भी वर्णन मिलता है। ठीक है, आते हैं अगले कवि पर। अगले कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। उनकी कविता है इसमें जो है गीत फरोश, ये 1956 में आती है और इसी नाम से गीत फरोश काव्य संग्रह नाम से काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने गीतकारों कवियों की आर्थिक बदहाली का दिखाया है और उस पर व्यंग्य किया है। काव्य करने के लिए हमारे कई प्रयोजन जो है काव्य शास्त्र में बताए गए हैं, जिसमें कई प्रयोजन है, जिसमें आर्थिक प्रयोजन है वो सबसे बाद में आता है। पर यहाँ देख करके लग रहा है कि कविता जो है वो सीधे बाजार में उतर गई। इस कविता में उसी का चित्रण है। कवि कविता का के माध्यम से यह कहने का तात्पर्य है कि कवि और गीतकार इतने अच्छे अच्छे गीत, प्रेरणादायक गीतों की रचना करते हैं, फिर भी उन्हें आर्थिक विपन्नता से ही गुजरना पड़ता है।
अब उनकी हालत ऐसी आ गई है कि गीतों की रचना करनी पड़ रही है जो बाज़ारवाद के बाज़ार में फिट पड़े, ठीक है? और उन्हें लोगों की मर्ज़ी के तरह वह बेच रहे हैं और जैसे-जैसे लोग खरीदना चाहते हैं, वैसे ही उस कविता को बेच रहे हैं। कवि या गीतकार अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए गीत लिखते हैं। थोड़ी लंबी कविता है ये, कला की कोमलता है। लेकिन बाज़ारवाद के इस युग में अब उन्हें अनचाहे रूप से गीतों की रचना करनी पड़ रही है। वे बाज़ारवाद की कसौटी पर खरे उतरते हैं, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों के जितना माल होगा उतना ही बाज़ार में आप सक्सेसफुल होंगे। वैसा ही कवि हो गया है कि हर तरह की वो कविता लिखने के लिए विवश भी है या बाज़ारवाद की प्रतियोगिता में भिड़ गया है। कह रहा है इसीलिए वह कविता लिख रहा है जो 4 पैसे मिले। कविता में उपभोक्तावादी युग की विसंगतियाँ हैं, किस प्रकार कवि को अपनी कला को मारकर बाज़ारवाद की प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है क्योंकि पापी पेट का भी सवाल है। कवि ने इस कविता के माध्यम से गीतों की इसी बाज़ारवाद पर कटाक्ष किया है। अच्छे गीतों को पसंद करने वाले मिल जाएँगे लेकिन वो आपको पैसे नहीं दिला पाएँगे। पैसे पाने के लिए आपको बाज़ार की माँग के अनुसार लिखना पड़ेगा। अंत में कवि इस बात को स्वीकारता है कि कविता बेचना गलत बात है, लेकिन वह इसके लिए विवश है। कहा जाता है कि भवानी प्रसाद मिश्र को एक बार शायद अपनी बहन या बेटी बहन की विवाह करना था, बड़ी समस्या चल रही थी। उस समय भी यह जो उसी सब समस्या और व्यवस्था से कहीं न कहीं ये जो कविता है प्रेरित है। अगला इनकी कविता है सतपुड़ा के जंगल। 1956 में आती है और गीत फरोश का संग्रह में संकलित है। सतपुड़ा के जंगल रहे हैं आप मध्य प्रदेश के आधे बात के जाओ देखोगे ना तो बड़ा लंबा जंगल क्षेत्र है जो कि लगभग महाराष्ट्र के तीर तक जाता है। तो भानु प्रसाद मिश्र का रहने का जगह वही है, आसपास के ही रहने वाले हैं, उनका जीवन बीता है तो कहीं न कहीं उस जंगल से एक स्नेह भी है। इस कविता में कवि पाठक को एक रोमांचक सौंदर्य और आश्चर्य से भरी दुनिया में ले जाता है। मध्य भारत की सबसे बड़ी जंगल संपदा के लिए सतपुड़ा के जंगल अत्यंत प्रसिद्ध है। कवि का जीवन इन्हीं जंगलों के आसपास बीता है, अतः उसका इन जंगलों के प्रति लगाव भी है। कविता के प्रारंभ में कई बिना किसी भूमिका के सीधे जंगल में प्रवेश करता है कवि, ठीक है? करते हैं और जंगल की हरियाली, घनापन, विविध तरह के वृक्षों का वर्णन जिसमें जो है शाल और पलास के साथ ही मकड़ियाँ, मच्छरों और अजगरों का भी वर्णन है। तो रात में यह भयावह प्रधान लगता है, परंतु धीरे-धीरे जंगल में प्रवेश करते हैं तो जंगल की एक अपनी संस्कृति भी दिखाई पड़ती है। हाँ, उसी में पता चलता है कि जंगल के भीतर जो है वहाँ 4 मुर्गे और 4 तीतर के साथ कौन है? विज़न इस वन में गोंड जनजाति लोगों का वर्णन है। ये पूछा गया जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था भाई किसका वर्णन है? क्या है? अच्छा, वर्णन है। तो कहते हैं अंत में कवि कहते हैं कि भाई इन जंगलों से डरो मैं नहीं। शुरू में जंगल भयावह लगेंगे, धीरे-धीरे आप जानते हो तो और उसकी संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है। कवि कहता है अंत में कि भाई इस जंगलों से डरो मत, इन्हें प्रेम करो, इन्हें जानो, इन्हें समझो और इन्हें अपनाओ। और अंततः जब हम देखते हैं कि हमें भी इस जंगलों से धीरे-धीरे लगाव हो जाता है। जिस तरीके से जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, तो कवि को कहीं न कहीं ये एक अंदेशा भी है। जंगल की सुरक्षा के लिए वह लोगों के भीतर उस जंगल से परिचय करवा भी रहे हैं। अगला है सुदामा पांडे धूमिल की कविता। कविता है मोचीराम। 1972 में आती है। इनकी कविता संग्रह संसद से सड़क तक का काव्य संग्रह में संकलित है। यह कविता मोची और लेखक के बीच का एक मौन संवाद है। कवि और चर्मकार जो मोची के बीच की बातचीत और इस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति की मन स्थिति का अनावरण इस कविता में अत्यंत गहराई से किया गया है। कहते हैं मुझे जो कि चेहरे के बीच बाजार में बैठता है, मोची राम जो है वह कई चेहरों के बीच में बाजार में बैठता है और ना कहते हैं कि उसके पास तरह-तरह के लोग आते हैं और वो इन ग्राहकों से किस प्रकार से अपने संवेदनाओं को भी जोड़कर रखता है, इस कविता का मूल विषय यही है। पहले देखते हैं कि कविता जो है और साथ-साथ में लेखक से एक संवाद भी है। शुरुआत में पहले देखते हैं कि कविता में मोचीराम के पास एक व्यक्ति जो बहुत फटे पुराने जूतों के साथ आता है। यह देख कर के जो मोचीराम है वह देखता है और उसको बहुत हेय दृष्टि से भी देखता है और कहता है कि भाई ये तो अब नहीं बन पाएगा, इसे अब हटा दो। लेकिन जब उस कवि और जो व्यक्ति को पूरा देखता है तो उसे समझ में आता है कि यह तो क्या है, एक मज़दूर वर्ग का है। कहीं न कहीं उससे वह समझ में आता है कि वह उसी की ज़मात का है, इसलिए वह उसके पूरे संवेदनाएँ से अपने जूते को उसके जूते को टाँगता है।
वहीं अगले चरण में एक बदतमीज और बेफ़िक्र आदमी भी आता है जो अपनी डींगें हाँकता हुआ जबरन अपना काम कराना चाहता है। इस कविता में मोचीराम दरअसल केवल एक व्यक्ति ही नहीं, भारत के अपने जैसे बहुसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व भी करता है। कवि का सामाजिक व्यवस्था पर एक व्यंग्य भी है। मोचीराम थोड़ी लंबी कविता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट भी है इसकी पंक्तियाँ। कविता तो सारे पढ़े ही हम लोग, देख लेना उसको एक बार उसमें वहाँ से थोड़ा-सा डिटेल में, ठीक? अगला है जनतंत्र के सूर्योदय में 1942 में कविता आती है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। सार, यह कविता शासन तंत्र पर धूमिल का व्यंग्य है, व्यवस्था से मोह भंग है। लोकतंत्र में पहली अवस्थाओं को जो मिलने पर एक पागल औरत के उदाहरण से व्यक्त किया है, ये वर्णन है इसका। वही मातृभाषा को एक मेहरी औरत की तरह दिखाई गया है, काम करने वाली एक मेहरी औरत की क्या स्थिति होती है, जो महाजनों लोग का कार्य करती है। वहीं जनतंत्र को कटे हुए मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए दिखाया गया है। अतीत को टटोल कर उसका विद्रोह इन व्यवस्थाओं में बुद्धिजीवों की एक बुद्धिजीवी वर्ग की एक मानसिक वृत्ति भी है, जिसका विरोध हमेशा करते हैं आपके धूमिल। बहुत धूमिल को जब आप देखोगे तो उनके जैसे कि स्वाभाविक सी बात है, उन कविता में जो मोह भंग है आजादी से बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता। उन सभी का वर्णन कहीं ना कहीं हम इन कविताओं में देख रहे हैं। आगे आते हैं इनकी कविताओं सच्ची बात, ठीक है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य है। इतिहास में धर्म के लिए मरे हुए लोगों को क्या स्थान पर मंडी में तब्दील हो गई है। आज का समाज तटस्थ है, सच भी अपराध के सामने दबा हुआ है। वो कहते हैं कि हर एक छुपा कर ईमानदार आदमी के पीछे एक छुपा हुआ एक दरवाजा है, जो उसके सभी गंदगियों को ढकता है, ठीक है? और इसलिए कहते हैं कि जो एक्चुअली ये चोर दरवाजा हो सकता है या पीछे का दरवाजा हो सकता है, छुपा हुआ दरवाजा हो सकता है। जो सामने इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सामने से जो व्यक्ति है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जब आप देखोगे कि तो उसने अपनी गंदगी को उसी जैसे इंसान ना क्या दिखते हो, जब सामने देखोगे तो एकदम साफ-सुथरा है, घर एकदम साफ-सुथरा है और वहीं बगल में देखोगे तो उस घर के पीछे उसने पिछवाड़े पे सारा कूड़े का ढेर बना रखा है। वही हाल है, यहाँ पे मनुष्य के व्यक्तित्व को भी दिखाई दिया है, ठीक है? ये अंतिम अंतिम कविता जो इनके सिलेबस में थी, ठीक? तो ये सारी कविताओं को हमने एक विहंगावलोकन किया है भाई। अंत में एक नोट्स भाई, इस नोट्स को समानता जो त्रुटियां हैं उससे बचाने की कोशिश की गई है। जो है तथ्यात्मक त्रुटियां तो नहीं होंगी, टाइपिंग की कुछ त्रुटियां हो सकती है। तो ऐसा से उन त्रुटियों से आपके फैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको क्लियर कर दिया गया है पढ़ाते हुए, ठीक। क्योंकि कई बार मैंने जैसे कहा कि जब हम सेव करते हैं तो कई बार ड्राइव में वो सेव ना होकर के जो है एडिट ना हो करके, प्रूफ ना हो करके वैसे भी सेव हो जाती है, ठीक है? तो ये रही आज की कविता, आज का क्लास। पूरी कोशिश रही है कि कविता के मूल पक्ष, भाव पक्ष और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को साथ लेकर करूँ, बाकी डिटेल क्लास तो आपको क्लास में मिली है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में एक और मैराथन के साथ। तब तक के लिए आप भी पढ़ाई करते रहिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुक्रिया।